भिवानी के सुई गांव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जोरदार स्वागत। राष्ट्रपति ने 25 करोड़ की विकास योजनाओं को किया लोकार्पण। सीएम मनोहर लाल ने भी सुई गांव को दी कई सौगातें। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का आयोजन शाम 4 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में होंगे 12 सत्र। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अजवंत में करेंगे शक्ति प्रदर्शन। अपने विधायकों के साथ आज सरकार से मांगेंगे वादों का हिसाब। दिल्ली में पीएचडीसीसीआई ने आयोजित किया कार्यक्रम। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कार्यक्रम को किया संबोधित। चेयरमैन राकेश गुप्ता भी रहे मौजूद। प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर बोले शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। 1 दिसंबर से पूरी ताकत के साथ खुलेंगे स्कूल। 1 जनवरी से शुरू होगा मिड डे मील। और किसान नेता आज करेंगे बैठक। दिल्ली कूच और संसद घेराव पर बनाई जा सकती है रणनीति। 26 नवंबर को किसान आंदोलन का पूरा हो जाएगा 1 साल। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हरियाली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। हरियाली में आज हम चर्चा करने वाले हैं उन्नत खेती के बारे में, जिससे कि कम से कम लागत खर्च करके किसान ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सके। हरियाली के माध्यम से किसानों को फसलों से जुड़ी कुछ विशेष बातों के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे कि हमारे किसान अपनी खेती और फसलों की पैदावार को सही तरीके से और मानक के साथ कर सकते हैं। और आज के हमारे हरियाली कार्यक्रम में बात होगी किन्नू की खेती के बारे में। किन्नू एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके किसान लंबे वक्त तक मुनाफा कमा सकता है। हरियाणा के किसान किन्नू की खेती के लिए प्रोत्साहित हो सके, इसके लिए प्रदेश सरकार भी कई तरीके की योजनाएं चला रही है। किन्नू की खेती के लिए किसानों को कई जरूरी बातों का ध्यान भी रखना होता है। कार्यक्रम में हम आपको किन्नू की खेती के बारे में बताने वाले हैं। साफ तौर पर हम ये भी आपको बताएंगे कि आखिरकार पौधे तैयार करने का समय क्या होता है, कितनी किस्म किन्नू की होती है, कीट और रोकथाम के लिए आपको क्या कुछ इंतजाम करने चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए किन्नू की खेती करने के लिए, और इसकी प्रसिद्ध किस्में कौन कौन सी है, जमीन की तैयारी आप किस प्रकार से कर सकते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आपको हम इस कार्यक्रम में देंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं किन्नू की खेती के बारे में। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ अहम जानकारी दे देते हैं। किस मिट्टी में खेती होती है, सबसे पहले आपको यह बताते हैं। देसी किस्म में फल नवंबर के तीसरे सप्ताह में पकते हैं। फल में 10 से 15 बीज होते हैं। तो आपको बताते चले किन्नू की खेती में किस प्रकार की मिट्टी होती है, बीज की जो मात्रा है वो आपको कितनी रखनी है। कम से कम 208 पौधे आपको रखने हैं। बिजाई का जो समय है उसके बारे में अब जानकारी ले लेते हैं। शुरुआती समय फसल को तेज हवा से बचाने के लिए खेत के चारों तरफ कवर कर देना चाहिए, और पौधों के बीच का जो फासला है वो कितना रखना चाहिए, ये भी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तो किन्नू की फसल के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। बीज की जो गहराई है वो कितनी होनी चाहिए, और बिजाई का ढंग क्या कुछ होता है। किन्नू की फसल नींबू की प्रजाति की फसल होती है, लेकिन किन्नू नींबू की तरह खट्टा नहीं होता है। इस बात की आपको हम जानकारी देते थे कि दिखने में तो ये बिल्कुल नींबू की तरह होता है, लेकिन ये नींबू की तरह खट्टा नहीं होता है, बल्कि ये मीठे रसों से भरपूर होता है। नींबू वर्ग प्रजाति के फलों का मूल स्थान दक्षिण पूर्वी एशिया ही है। इस प्रजाति में किन्नू, संतरा, नींबू और लेमन शामिल हैं। तो आपको बताते चले, अगर आप इसे देखेंगे तो आपको बिल्कुल संतरे की तरह ये दिखाई देगा, लेकिन ये संतरे से अलग होता है, और नींबू की तरह भी ये दिखाई देता है, लेकिन नींबू की तरह ये खट्टा नहीं होता है।
तो किन्नू की फसल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आपको इस कार्यक्रम में हम बताएंगे कि आप कैसे किन्नू की खेती कर सकते हैं। और हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भलेंद्र यादव हमारे साथ नारनौल से जुड़ चुके हैं। भलेंद्र, किन्नू की खेती के बारे में आज हम जानकारी लेना चाहेंगे। किस तरीके से किन्नू की खेती की जा सकती है, कैसे किसान अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं? जी, निश्चित तौर पर सृष्टि को बताना चाहूंगा कि इस वक्त भी हम किन्नू के खेत में ही खड़े हैं। यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किन्नू का खेत जो कि इस टाइम फल से लदा हुआ है, जिस तरह से फल है इसमें काफी ज्यादा मात्रा में लगा हुआ है। और जिला महेंद्रगढ़ की अगर बात करें तो दक्षिण हरियाणा का जो इलाका है, ये किन्नू की और खास तौर पर जो खट्टे फलों की जो है खास प्रजाति है, इसी किन्नू और इसके लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। किन्नू की फसल इस टाइम पककर भी तैयार है, बाजार में आ चुकी है। और इसका खासियत यह है कि यहाँ का जो वातावरण है, ये जो तापमान ज्यादा जो जाता है और अचानक ही सर्दी के टाइम में जो तापमान काफी नीचे जाता है, उन दोनों ही मौसम की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उनको सहन करने की पौधे में खासियत होती है। और ये मौसम बहुत ही इसके लिए अनुकूल है जिला महेंद्रगढ़ का। खास तौर पे जो पानी है, बालू मिट्टी के लिए अंदर इसकी जड़ें जो होती हैं अच्छे से सर्वाइव करती हैं और जल्दी इसका दिखा रहे हैं कि देखने में तो किन्नू बिल्कुल संतरी की तरह लगता है और नींबू की प्रजाति भी इसे नींबू की तरह भी देखने में लगता है, लेकिन बिल्कुल ये रसीला होता है और मीठा होता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी हो जाती है। अगर आप बात करें भलेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि इसमें एक लाइन बना दी जाती है और खेत में जगह भी छोड़ी जाती है, तो इसमें कौन सी खेती साथ में कर सकते हैं जिससे किन्नू को कोई ज्यादा नुकसान ना हो? जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से आपने बताया कि किन्नू जो है नींबू खट्टे उसकी ही प्रजाति है। इसे खास तौर पे पाकिस्तान के संतरे के नाम से भी यहाँ देहाती इलाकों में खास तौर पे माना जाता है। हालांकि संतरा जो देश के अंदर होता है नागपुर का प्रसिद्ध होता है, लेकिन खास तौर पर जहाँ जिला महेंद्रगढ़ की बात करें या फिर सिरसा की, फतेहाबाद की हरियाणा के, या साथ के साथ हिसार डिस्ट्रिक्ट की बात करें, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है, गंगानगर जिला है, फिर उसके बाद में पाकिस्तान के तौर पे ये टोटल बेल्ट किन्नू के लिए प्रसिद्ध होती है। के साथ में जो किन्नू होता है वो किन्नू ही सबसे बेस्ट होता है। इसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, खासतौर पे स्किन डिजीज के अंदर या जिस तरह से महिलाओं के अंदर जो मूत्र रोग होते हैं उनके अंदर भी काफी कारगर होता है। मैं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो किन्नू की खेती के बीच में जो जगह है, यहाँ पर दूसरी खेती सब्जी की तमाम फसलें ली जा सकती है। किन्नू अमूमन 3 साल के बाद में फल देना शुरू करता है। जिस तरह से देखते हैं कि 3 साल में जो फल देना शुरू करता है, तो उसके बाद में जो पहले तो इसके अंदर फसल ली जा सकती है, सरसों है, गेहूं है, चना है, मेथी की फसल इसके अंदर ली जा सकती है। लेकिन जब 4 साल के बाद में जब ये पूरा वृक्ष के रूप में बन जाता है, जिसकी हाइट 10 से 12 फीट के आसपास चली जाती है, तब इसके अंदर जो इसके जो जगह होती है, जिसे देहाती भाषा में, खेती की भाषा में थामला कहा जाता है, इस थामले के बाद में जो बीच की जगह है, यहाँ पर सब्जियां उगाई जाती हैं। गोभी है, मटर है या अन्य कोई भी सब्जी की फसल है, शिमला मिर्च है, उसके बाद में प्याज है, लहसुन है, ये तमाम खेती इसके बीच में आसानी से की जा सकती है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि किसान की आय खेती के माध्यम से खासतौर पर किन्नू के बाद में डबल की जा सकती है। किसान की आय दोगुनी निश्चित तौर पर की जा सकती है। बिल्कुल भलेंद्र, इस समय आप खेत में ही मौजूद हैं और आप हमारे दर्शकों को लगातार दिखा रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर किन्नू की खेती की गई है। भलेंद्र, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब भी किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है इस चीज की होती है कि कीड़े न लग जाए फसल में, लेकिन जो फल होते हैं कभी कभी ऐसी भी चीजें सामने आती है कि फल पेड़ में लगे लगे ही सूख जाते हैं या फिर सही तरीके से फल उग नहीं पाते हैं। तो इसको लेकर के क्या कुछ करना चाहिए अगर फसल में कीड़े लग गए हैं या फिर पेड़ में ही पूरा कीड़ा लग गया है? तो जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से किसी विशेषज्ञ और बागवानी विशेषज्ञ जिस तरह से मानते हैं, और किन्नू की अगर खेती की अगर बात की जाए तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जो उल्टा सूखा रोग जिसे कहा जाता है वो आता है। जिस तरह से मैं एक पेड़ के पास में खड़ा हूँ, इसकी जो टहनी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस तरह से पेड़ जो होता है ऊपर से सूखना शुरू होता है।
इसकी शाखाएं और ये नीचे की तरफ बढ़ती रहती हैं। एक तो इसकी सबसे ज्यादा इसके अंदर समस्या ये आता है। भलेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा आपने ये जो बताया रोग जो पेड़ में लगता है, तो इससे पेड़ में क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि इसमें कीड़े लग गए हैं? जी, निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह सृष्टि की ऊपर से जो सूखना शुरू की शाखा होती है उसे उल्टा सूखा रोग कहते हैं। ऊपर से पेड़ उल्टी तरफ से सूखना शुरू होता है और वो नीचे की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इस दौरान इसको किसान को चाहिए कि सबसे पहले जहां से वो सूखना शुरू हुआ उसके आगे जहां ग्रीन है वहां से करीब आधा इंच दूरी पर कटर के माध्यम से 45 डिग्री पर इसको काटकर सूखी टहनियों को ले जाकर के गड्ढे के अंदर दबाकर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एक तो रोग इसके अंदर सबसे ज्यादा। दूसरा इसके अंदर होता है जो पत्ते इसके जो पत्ते होते हैं इसको मुरड़िया कहते हैं। पत्ते जो है मुड़ना शुरू हो जाते हैं इस तरह से, क्योंकि इसके नीचे एक फफूंदी होती है और फफूंदी जिस तरह से देखी जा सकती है वो अपने अंडों को नीचे की तरफ देती है। और इसमें किसान जब स्प्रे करते हैं किसी भी दवा का, वो इसमें 19 नंबर से नाम से जो क्लोरोट आती वो आती है, दूसरा आता है। इस तमाम जो खेती के अंदर जो पत्ते जो मुड़ने शुरू हो जाते हैं और वो कीड़े जो है फफूंदी से रस चूसना शुरू करते, इससे भी फल के ऊपर प्रभाव पड़ता है और फल फिर धीरे 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 कमजोर होता है और सूखना देता है, उसकी क्वालिटी डाउन होती है। तीसरा, इस खेती के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वो दीमक का होता है। दीमक नीचे से आती है। जिस खेत के अंदर दीमक ज्यादा होगी क्योंकि उसके अंदर सिंचाई की मात्रा कम होगी, अगर सिंचाई की मात्रा निश्चित तौर पर ज्यादा है तो उसके अंदर दीमक का प्रभाव कम रहेगा। इस दौरान किसानों को चाहिए कि वो क्लोरो जो दवा होती है उसको निश्चित तौर पे उसका प्रयोग किया जा सकता है। जी सृष्टि, बिल्कुल। तो भलेंद्र, जिस तरीके से आप हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार कैसे किन्नू की खेती हम कर सकते हैं और किसान किस तरीके से मुनाफा कमा सकते हैं। कहा जाता है कि इस खेती से किसानों को बहुत ज्यादा मुनाफा होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा किन्नू की खेती की जाती है? जिस सृष्टि में बताना चाहूंगा, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा फतेहाबाद जिला है, वहां सिरसा जो जिला है सबसे ज्यादा, सिरसा की छापा वाली डब्बा वाली जो उनकी जो बेल्ट है ये किन्नू की पूरी बेल्ट मानी जाती है। वहीं कुछ हिस्सा हिसार का, फिर जिला महेंद्रगढ़ और भिवानी का जो इलाका है, तोशाम, भिवानी, जुई, बारडा, जो ये बेल्ट जो है ये किन्नू के लिए प्रसिद्ध तौर पे मानी जाती है। कहा जाता है कि हिसार और नारनौल का तापमान लगभग सेम होता है। वहीं ये दोनों जिले जिस तरह से बताओ राजस्थान की सीमा से जुड़े हुए हैं और इन महेंद्रगढ़ के भी पश्चिम दिशा की तरफ राजस्थान है जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान की तरफ जाते हैं तो ये पूरा का पूरा बेल्ट, जिसमें राजस्थान का हनुमानगढ़ और गंगानगर जो इलाका है, बीकानेर का कुछ हिस्सा है, ये सारे का सारा किन्नू बेल्ट के लिए प्रसिद्ध है। जी सृष्टि, बिल्कुल। तो भलेंद्र, ये तो बात थी कि किस तरीके से हरियाणा में इसकी खेती की जाती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सबसे बड़ी बात होती है कि खाद की मात्रा कितनी लेनी है खेती करने के लिए, और अक्सर किसानों को इस बात पे परेशानी हो जाती है, वो अंदाजा नहीं लगा पाते कि कितनी खाद डालनी है। तो एक बीघे में कितनी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए किन्नू की खेती के लिए? जी सृष्टि, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा का सिर्फ नारनौल शहर के अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे हरियाणा में एकड़ के हिसाब से काउंटिंग की जाती है। बीघा राजस्थान में काउंट किया जाए, हरियाणा में नहीं किया जाता। वहीं दूसरी तरफ मैं बताऊंगा कि शुरुआत में किन्नू की खेती शुरू करने के लिए सबसे पहले जो इसके गड्ढे होते हैं, जमीन को तैयार किया जाता है, वो 3 बाय 3 का गड्ढा किया जाता है। 3 फीट उसकी चौड़ाई होती है, 3 फीट गहरा होता है और ये करीब अप्रैल के माह फर्स्ट में से लेके मई के फर्स्ट इसके गड्ढे तैयार किए थे। जब गेहूं, चने और सरसों की फसल कट जाती है उसके बाद में इस गड्ढों को तैयार किया जाता है। उसके अंदर लगभग 2 महीने तक गड्ढे को धूप में रखा जाता है ताकि गड्ढे ट्रीट हो, उसके अंदर जितने भी कीटाणु और जीवाणु खत्म हो जाए। फिर इसके अंदर गोबर, सल्फर और डीएपी तीनों को मिलाकर के, कुछ उसमें जो दवा होती है दीमक की जिसको फोरेट कहा जाता है, उसकी 2 चम्मच मात्रा मिला के कुल मिलाकर 20 केजी के आसपास उस गड्ढे के अंदर फ्लिप किया जाता है और फिर बरसात के सीजन में इसका पौधा लगाया जाता है। पौधे लगाने की खासियत ये होती है कि जब पौधा लगाया जाता है तब इसकी जो ग्राफ्टिंग होती है वो ग्राफ्टिंग उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। जब ग्राफ्टिंग का जो शेप होता है इस तरह से होता है, इसके गड्ढे के अंदर इस तरह लगता है, तो वो जो होता है उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए ताकि धूप पूर्व से जो सूर्य उगता है दक्षिण से होते हुए पश्चिम की ओर जाता है तो उसकी ग्राफ्टिंग जो है वो निश्चित तौर पे बरकरार रहे। फिर इसके बाद प्रति ईयर 15 से 20 केजी के आसपास शुरुआत के 3 साल के अंदर इसमें डीएपी,
डाइमोनियम फास्फोरस जो होता है वो, और गोबर की गड़ी सली खाद की 20 केजी मात्रा इसके अंदर, दीमक की करीब करीब इसके 2 बड़ा चम्मच इसके अंदर मिला करके इसको हर साल इसको पोषण के तौर पे उसको दिया जाता है। फिर अगर पेड़ बड़ा हो जाता है तो इसकी सीधा सीधा हिसाब होता है कि जो इसका जो फार्मूला है, जो पेड़ का कैलिबर है, जितनी दूरी में पेड़ है, इस पेड़ के अंदर ही दूरी के अंदर गोबर की करीब करीब 1 क्विंटल 40 किलो से 1 क्विंटल तक इसमें गोबर की खाद दी जाती है प्रति ईयर। जी, अगर हम बात करें भलेंद्र सिंचाई की, तो कितना पानी देना चाहिए? क्या किन्नू को ज्यादा पानी की जरूरत होती है? जी, जिस तरह से सृष्टि में बता रहा हूँ, जिला महेंद्रगढ़ वैसे भी पानी के मात्रा में बहुत ज्यादा कम है, पानी की यहाँ कमी होती है। यहाँ लिफ्ट इरिगेशन से पानी सप्लाई किया जाता है, इसके लिए पानी की मात्रा बहुत कम चाहिए और इसको भी किसान भाई अक्सर तौर पे इसमें ड्रिप इरिगेशन की मात्रा अपनाते हैं। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, हर खबर के दर्शकों को, कि जिस तरह से इस खेत के अंदर ड्रिप का जो है इरिगेशन किया गया है, ड्रिप की मात्रा ड्रिप सिस्टम लगाया गया है, जिसको हिंदी में टपका सिंचाई संयंत्र कहा जाता है। इसके अंदर टपके के माध्यम से बहुत ही कम पानी में इस पेड़ की खेती की जा सकती है। जी, तो ये काफी अच्छी बात है ये कि काफी कम पानी में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं किसान। अगर उन्हें पानी ज्यादा उपलब्ध नहीं हो रहा है तो वो किन्नू की खेती कर सकते हैं भलेंद्र? जी, निश्चित तौर पे कम सिंचाई के अंदर भी अच्छी खेती ली जा सकती है। जिस तरह से उसके प्रमाण जिस तरह से दिखा रहे हैं कि इस खेत के अंदर जो अन्य फसल लेने के लिए स्प्रिंकलर यूज किए जाते हैं, जो फव्वारे जो लगाए गए हैं, फव्वारे से कम पानी की मात्रा लगती है। भाई पेड़ों के अंदर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, टपका सिंचाई संयंत्र से जिस तरह से पूरा बाग लहला रहा है, ये दोनों ही कम पानी के अंदर लिए गए हैं। और जिस तरह से रिजल्ट हमारे दर्शक हर खबर हरियाणा के देख पा रहे होंगे, किस तरह से पूरा फलों से लदा हुआ है पूरा इसके अंदर, पूरी बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के रसीले फल लगे हुए हैं। जी बिल्कुल भलेंद्र, तो हमारे सहयोगी भलेंद्र लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं और हम लगातार आपको खेती भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से खेती आप किन्नू की कर सकते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से इस समय किन्नू का पेड़ पूरा लदा हुआ है फलों से, और किन्नू से काफी ज्यादा अधिक मुनाफा भी आप कमा सकते हैं। आपको लागत कम लगेगी लेकिन मुनाफा ज्यादा लगेगा। और एक अच्छी बात यह है किन्नू की फसल को लेकर के कि आपको पानी भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, यानी सिंचाई के लिए कम पानी में ही मुनाफा आप ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं। भलेंद्र, मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने खेतों को दिखाया कि किन्नू की जिस तरीके से खेती की गई है, काफी ज्यादा स्पेस एक पेड़ के बाद रखा गया है, तो इस स्पेस से कितना ज्यादा लाभ मिलता है और आखिरकार ये जगह क्यों छोड़ी गई है? जिस तरह से जी सृष्टि, जिस तरह से मैं बताना चाहूंगा कि जो बीच के अंदर जो जगह छोड़ी जाती है, इसके अंदर कहीं ना कहीं जो अन्य फसल जो कि सब्जी की फसल है उसको लिया जाता है। फल जो होता है साल में एक बार आता है, खासतौर पर अक्टूबर के लास्ट से शुरू होता है और जनवरी माह के फर्स्ट माह तक इसकी पैदावार आती है, जो कि साल में एक बार होता है। लेकिन इसके अंदर जो बीच के अंदर जो जगह छोड़ी गई है, मैं अपने दर्शकों से कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा बीच की जगह दिखाएं। इसके अंदर साल में 3 फसलें और ली जा सकती है और दलहन की फसलें जो खास तौर पर होती है, जिनकी कीमत काफी ज्यादा होती है और निश्चित तौर पे लिया जाता है। हमारे साथ खेत के ओनर है, किसान है लालाराम, इनसे भी हम कोशिश करते हैं बात करने, वो कितनी फसलें लेते हैं, कितने लगभग साल में वो कमा लेते हैं। साहब, इसमें मैं किन्नू की खेती लगभग 1 लाख रुपए में बिक जाती है। उसके बाद में मेथी करता हूँ, उसके बाद में मैं कई बार मटर करता हूँ, टमाटर भी कर लेता हूँ और अच्छी पैदावार दे रहा। और खेतों के बजाय ये मेरा खेत घरा भर देता है मेरा। सब्जी कितने ले पाते हैं आप इसमें? सब्जी साहब इसमें हो जाती है 50 कुंटल के लगभग। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो साल में आप कितनी फसलें ले लेते हैं? 2 फसल ले किन्नू के अलावा? किन्नू की 30। 1 एकड़ 1 किले की अगर बात की जाए तो लगभग कितनी पैदा आप सब्जी और फल से ले लेते हैं सर? सब्जी फल से लगभग 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ ले लेते हैं। तो और किसानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? साहब, ये लगाएं, मैं तो इसीलिए इसको लगाया था कि और लोग भी इससे मोटिवेट होकर लगवाएं। लेकिन अभी कुछ लोग जागरूक हुए हैं और आगे बागवानी का काम करेंगे। जी, निश्चित तौर पर सृष्टि, जिस तरह से खेत के जो ओनर हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये
साल के अंदर जो और फसल भी लेकर के करीब करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास आसानी से इसके अंदर पैदा ले लेते हैं और किसानों के लिए कहीं ना कहीं रोल मॉडल बनने की भी बात हो रही है। जी भलेंद्र, मैं आपसे जानकारी लेना चाहती हूं, जब भी हम किसी चीज की खेती करते हैं तो हमें उसकी पूरी तरीके से रखवाली करनी होती है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किन्नू की खेती के बारे में, तो जिस तरीके से कहावत है एक पंथ दो काज वाली, तो यहाँ पर वो कहावत जरूर लागू होती है कि एक ही खेत में कई तरीके की फसलें उगा सकते हैं और एक साथ कई सारा मुनाफा भी हम कमा सकते हैं। जिस तरीके से आपने बात करी कि जो जगह छोड़ी गई उसमें कोई और खेती भी कर सकते हैं, लेकिन इस चीज का हमें खास तौर पर ख्याल रखना होगा भलेंद्र कि हम वही खेती करें जिसको पानी की जरूरत ज्यादा ना हो, क्योंकि किन्नू को पानी की जरूरत ज्यादा नहीं होती है। कोई ऐसी खेती हम ना कर दें जिससे ज्यादा नुकसान हो जाए, तो इसके बारे में खास तौर पर किसानों को ख्याल रखना होगा भलेंद्र। जी निश्चित रूप से इस बात में कोई दो राय नहीं है। जिला महेंद्रगढ़ का किसान जो है, नारनौल के जो बेल्ट का जो किसान है, वो कम पानी के अंदर ज्यादा खेती लेने का निश्चित तौर पे उनके अंदर कुदरती हुनर देखा गया है, क्योंकि उनके पास पानी का अभाव शुरू से ही है। आपने एक अच्छी बात रखी है कि कहीं ना कहीं किसान को अपनी फसल की रखवाली के लिए जिस तरह से अपनी रखवाली रखनी होती है, क्योंकि किसान की फसल चोरी चाहे वो किसी इंसान के द्वारा हो, किसी मवेशी के द्वारा या पक्षी के द्वारा, बागवानी के अंदर पक्षियों से जब सबसे ज्यादा नुकसान होता है तो किसान जिस तरह से देखा जा सकता है बारबार वायर जो कि कांटे वाली तार की गई है ताकि उसको बाहर के जो छोटे पशु मवेशी हैं वो उसकी फसल को नुकसान ना हो। चूंकि आसपास के खेतों में इस तरह से देखने को नहीं मिलता, जो जागरूक किसान होता है वो कहीं न कहीं ऐसी खेती करता है तो उस पर भी आकर्षण का केंद्र छोटे पशुओं का हो जाता है, वो फसल को और निश्चित तौर पर बागवानी को नुकसान पहुंचाता है। वहीं दूसरी तरफ फसल जो होती है, इसमें खास तौर पे मसाले वाली जो फसलें होती हैं, दलहन जो होती है, सब्जियां होती हैं, वो ही सब्जियां लगाई जाती है जिसके अंदर पानी कम होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टपका सिंचाई संयंत्र जिस तरह से यूज किया जाता है किसान के द्वारा, जो विधि अपनाई जाती है सिंचाई के लिए, या स्प्रिंकलर जो फवारा सिस्टम जो होता है, वो तमाम इन चीजों के लिए होता है कि इससे पानी कम लगता है। खुले पानी के अलावा इसमें बहुत ही कम मात्रा में पानी लगता है, पैदावार बहुत ज्यादा इसमें देखने को मिलती है। जी सृष्टि, बिल्कुल। भलेंद्र, एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे ये लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से कहा जाता है कि पेड़ को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, खाद की जरूरत होती है, लेकिन जो भी बड़े पौधे होते हैं जिसमें फल ज्यादा लग रहे होते हैं, जैसे किन्नू की खेती की बात की जाए, तो ज्यादा फल के लिए और अच्छी उपज के लिए कटाई और छटाई बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो किस समय कटाई और छटाई करनी चाहिए, किस प्रकार से कटाई और छटाई करनी चाहिए किसानों को? जी निश्चित तौर पर सृष्टि जी, आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जिस तरह से पानी की मात्रा होता है, किन्नू को लगातार पूरे वर्ष पानी की आवश्यकता नहीं होती। पानी देने का एक निश्चित समय होता है, गर्मी के समय में इसमें पानी दिया जाता है और उसके बाद में इसके अंदर जिस तरह से नीला थोथा जो इसकी जड़ें हैं, तना है, इस यहाँ पर नीले थोथे की जिस तरह से सफेद वो पेंटिंग के टाइप में किया जाता है, ताकि नीचे से कोई रोग या कोई भी जो जमीन से जुड़े हुए कोई भी कीटाणु इसके अंदर कोई इसको नुकसान ना पहुंचाए। वहीं दूसरी तरफ जब इसके अंदर फ्लावरिंग आना शुरू होता है अप्रैल माह के बाद में, तब हल्की सिंचाई की जाती है। फिर उसके बाद में बरसात के बाद में निश्चित रूप जब इसमें फल बनना शुरू हो जाता है तब इसकी सिंचाई रोक दी जाती है। इसके अंदर सिंचाई नहीं की जाती, क्योंकि जिस तरह सिंचाई की जाएगी तो इसका फल फटने का डर हो जाता है, किसान को आर्थिक नुकसान होने के चांसेस होते हैं, तो इसमें पानी की मात्रा कम लगती है। दूसरी तरफ आपने कहा कि खेती के अंदर जिस तरह से कटाई छटाई, तो पेड़ों की जो प्रूनिंग का जो तकनीकी भाषा में उसे प्रूनिंग कहा जाता है, जो कटाई होती है कटर के माध्यम से इसमें किया जाता है। और इसमें 3D कटिंग जो होती है वो भी काफी महत्वपूर्ण होती है। जिस तरह से पेड़ होता है जिसकी आंख जिसे कहा जाता है, जहां से शाखा शुरू होती है कटना, वहां से 45 डिग्री पर इसको काटा जाता है। जिस तरह से इसकी जो मृत जो टहनियां होती है उनको भी कहीं न कहीं हटाया जाता है ताकि नया फुटाव आए और ज्यादा मात्रा में फल लगे। जी भलेंद्र, तो ये तो बात हो गई किन्नू के बारे में कि आपने किस तरीके से बताया कि कैसे खेती कर सकते हैं, कैसे मुनाफा कमा सकते हैं और साफ तौर पर किस तरीके से हमें कटाई करनी चाहिए ताकि हमें मुनाफा ज्यादा से ज्यादा हो सके और हमारे फलों को नुकसान ना हो। लेकिन अगर बात की जाए भलेंद्र सरकारी योजनाओं की, तो सरकार की तरफ से क्या कुछ योजनाएं चलाई गई हैं ताकि जो किसान है उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके और कैसे उनकी मदद की जा रही है? जी निश्चित तौर पर सृष्टि जी, जिला बागवानी विभाग के द्वारा हरियाणा के अंदर जो उद्यान विभाग होता है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, उनके तरफ से कई स्कीमें चलाई जाती हैं जिससे किसानों को कहीं न कहीं बेनिफिट होता है। अभी हाल फिलहाल की अगर बात की जाए, खट्टर सरकार के द्वारा जिस तरह हरियाणा के अंदर किसानों को 50% की सब्सिडी दी जा रही है,
पौधे लगाने से लेकर के 3 साल रख रखाव तक उसका मेंटेनेंस दिया जाता है। ड्रिप इरिगेशन जो होता है, टपका सिंचाई संयंत्र, इस पर भी करीब करीब 50% की सब्सिडी दी जाती है। उसके बाद में सामुदायिक वाटर टैंक जो होता है, कम्युनिटी वाटर टैंक जिसे कहा जाता है, कुछ किसान मिल करके इकट्ठा पानी, बरसाती पानी या ट्यूबवेल का पानी इकट्ठा करके अपने खेती को सिंचाई कर सके। जब इस वक्त पानी ना हो या बरसात ना हो तो इन तमाम पर भी बड़ी मात्रा में सब्सिडी देखने को मिलती है, जो कि कहीं न कहीं बागवानी करने वाले किसानों के लिए मील का पत्थर योजना साबित होती है। बिल्कुल बलेंद्र, तो सरकार की तरफ से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किसानों की मदद की जा सके, और हमारे सहयोगी बलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने आपको पूरी जानकारी दी है। वो खुद ही किन्नू के खेत में मौजूद थे और हल एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। बलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे हमारे खास कार्यक्रम हरियाली में किन्नू की खेती के बारे में, जो एक मीठे रसों से भरपूर होता है, और कैसे आप किन्नू की खेती कर सकते हैं, कैसे मुनाफा कमा सकते हैं, इस पर हमने चर्चा करी है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस।